हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट बीएससी। आज जो मंथली करंट अफेयर्स है जनवरी 2025, जो हमने वो सीरीज स्टार्ट किया था, तो वो उसको बाकी जितने भी करंट अफेयर्स हैं उनको कंप्लीट करवाएंगे। तो इससे पहले हमने 30 तक क्वेश्चन आंसर्स करवा दिए थे, तो बाकी के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, मतलब जो हमने एमसीक्यूज है वो हम सॉल्व करवाएंगे। ठीक है। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि इससे पहले हमने जो करंट अफेयर्स करवाए थे उसमें हमने कोशिश किया कि उसमें जितना भी इंफॉर्मेशन हम दे सके, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं। जैसे कि कुछ करंट अफेयर्स में पॉलिटी या इकोनॉमिक्स के या फिर हिस्टोरिकल कुछ इवेंट्स हैं जो कि आपके दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं जीएस के, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हमने 30 तक, जैसे बताया था मैंने, 30 तक मैंने करवा दिया है। तो बाकी के जितने भी हैं हम उनको कंप्लीट करवाएंगे अभी। ये हमारा लास्ट करंट अफेयर्स हुआ था। सॉरी। चलिए। ओके। अब सॉरी, ये वाला नहीं है, ये 34 वाला हो गया है, हमने 31। ये अब सही है। 30 तक हमने करवा दिए थे, बाकी के हम करवा रहे हैं। जल्दी, सभी जल्दी से ज्वाइन कर जाइए। Okay, 31st question, 31, question number 31. How many children have been selected for पीएम राष्ट्रीय पुरस्कार 2024? ऑप्शन है आपके 17, 12, 13, 14। स्टूडेंट से ये एक अ, बस मैं यही कहूंगा स्टूडेंट से कि जितने भी आपको आंसर्स अगर पता है तो काइंडली आप आंसर्स कीजिए। ठीक है, उनके आंसर्स आप अ, हमें कमेंट में बताइए। ठीक है, कोशिश कीजिए, आंसर्स गलत होते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए। हाउ मेनी चिल्ड्रंस हैव बीन सेलेक्टेड फॉर पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024? तो हर साल बच्चों को ये पुरस्कार दिया जाता है या अवार्ड दिया जाता है फॉर ब्रेवरी, फॉर अदर्स फील्ड्स में। ठीक है, तो ये टोटल इस साल जो है आंसर होगा 17। ठीक है, कितने हैं? 17 को। ठीक है, इसको देख लेते हैं। देखिए, 17 चिल्ड्रन इन 7 कैटेगरीज। कौन कौन से आपके? आर्ट, कल्चर, ब्रेवरी, इनोवेशन, सोशल सर्विसेज, स्पोर्ट्स एंड एनवायरमेंट। इन सब में क्या हो जाता है कि आपको स्टूडेंट्स को 17 से 17 चिल्ड्रन को 7 कैटेगरी से इस साल क्या मिला है? अ, बाल पुरस्कार मिला मिला है। ठीक है, प्रेजेंटेड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। और कैश जो प्राइस होता है 1 लाख ईच। मतलब कोई भी कैटेगरी हो उसमें आपको 1 लाख ईच मिलेगा। ठीक। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट आयुर्वेदिक डायग्नोस्टिक डिवाइस? ऑप्शन से आपके: ए नदी तरंगिणी, बी आयु स्कैन, सी पल्स प्रो, या फिर डी वेदा दिया। जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर। आंसर होगा ऑप्शन ए नदी तरंगिणी। ये क्या है? फर्स्ट आयुर्वेदिक डायग्नोस्टिक डिवाइस बनाई गई है। ठीक है। देखिए, नदी तरंगिणी एडवांस्ड एआई पावर्ड पल्स डायग्नोस्टिक डिवाइस अप्रूव्ड बाय सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इन्होंने नदी तरंगिणी नाम का ये एक पहला आयुर्वेदिक डिवाइस बनाया गया है। ठीक है, कुछ इस तरीके से देखने में होता है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, क्लियर है? तो आंसर होगा नदी तरंगिणी। ये क्या है? फर्स्ट एआई पावर्ड पल्स डायग्नोस्टिक डिवाइस है। ठीक है, जो एआई से चलता है। हमने पल्स जो मेजर करते हैं वैसे ही सेम है, पर ये एआई से चलता है।
चलिए नेक्स्ट। ओके, व्हेन इज नेशनल स्टार्टअप डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? नेशनल स्टार्टअप डे, ऑप्शन है आपके 15 जनवरी, 16 जनवरी, 17 जनवरी या फिर 18 जनवरी। क्या आंसर होगा? आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 16 जनवरी। रिसेंटली गवर्नमेंट ने भी स्टार्टअप जो है उसके लिए बढ़ चढ़कर बहुत सारे पॉलिसीज भी निकाले हैं, और साथ में मेक इन इंडिया जो है वो भी एक पॉलिसीज निकाला है, जिसमें अभी रिसेंटली जो एप्पल था, आपको पता ही होगा कि एप्पल का अ, जो कंपनी है उसको बताया गया कि जो भी प्रोडक्ट्स बनेंगे, मतलब अभी जो भी हैं जितने भी सारे कंपनीज है वो मेक इन इंडिया इस पे ही वो बनाएंगे। मतलब जो भी बनेगा वो मेक इन इंडिया के तरफ से ही बनेगा, ताकि लोगों को पता चले कि इंडिया भी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या फिर मतलब जो आपका सेकेंडरी या फिर टर्शियरी, सेकेंडरी मतलब आपका मैन्युफैक्चरिंग वाला जो पार्ट है, और टर्शियरी जो सर्विस सेक्टर है उस पर आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, बेसिकली हम लोग टर्शियरी में अराउंड 55% तक आ चुके हैं, और सर्विस सेक्टर जो थर्ड सेक्टर है हमारा, वो सेक्टर में हम जितना आगे बढ़ेंगे उतना ही हमारे लिए प्रॉफिटेबल है। तो सेक्टर देखा जाए तो वैसे वैसे तो चार सेक्टर्स होते हैं। एक होता है आपका प्राइमरी, जिसको हम एग्रीकल्चर सेक्टर कहते हैं। दूसरा होता है सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग, और टर्सरी सर्विस सर्विस सेक्टर होता है। जो फोर्थ सेक्टर होता है उसको हम सोशल सेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे हमारे चार सेक्टर्स हैं, तो हमें टर्सरी सेक्टर्स में आगे बढ़ना है, इसीलिए नेशनल स्टार्टअप डे ऐसे कुछ नई चीजें जो है गवर्नमेंट भी कई पॉलिसीज अप्लाई कर रही है, इस पे बहुत ज्यादा फोकस भी किया हुआ है। ठीक है, चलिए, तो ये रहा आपका नेशनल स्टार्टअप डे। 16 जैन 2026 स्टार्टअप इंडिया वॉज लॉन्च। 16 जनवरी 2016 को ये लॉन्च हुआ था बाय दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अनाउंस्ड बाय पीएम मोदी 2022 में। ठीक है, क्लियर? तो ये है आपका नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी को। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज नेशनल यूथ डे, सॉरी व्हेन इज नेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो नेशनल यूथ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये आपके कुछ स्टैटिक के क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है आपके 11 जनवरी, 12 जनवरी, 13 जनवरी या फिर 14 जनवरी। तो आंसर्स आपको पता हो तो बताइए जल्दी से। आंसर होगा आपका 12 जनवरी। ठीक है, ठीक है, आपका आंसर क्या होगा? 12 जनवरी। देखिए, सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंदा। थीम 2025 का था सेलिब्रेटिंग द पावर ऑफ यूथ। ठीक है, स्वामी विवेकानंदा इंडियन एक फिलोसफर थे जो कि 19th और 20th सेंचुरी के बीच में जो भी आपके सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स हुए हैं हिस्ट्री में, उसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट स्वामी विवेकानंद रहे हैं। ठीक है, ही इंट्रोड्यूस्ड हिंदुइज्म एट पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजियस इन शिकागो 1893। आपको याद रखना है, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, ऐसा एक उन्होंने लाइन से स्टार्ट हुआ था। तो एक बहुत बड़ा एक फेमस उनकी जो लेक्चर था वो उन्होंने शिकागो में अमेरिका में जाके उन्होंने 1893 में उन्होंने ये बताया था। ठीक है, और आपको एक और चीज याद रखनी है कि उन्होंने रामकृष्ण मिशन, राम कृष्ण मिशन जो है, आर के मिशन जो है, उन्होंने 1897 में बनाया था। ठीक है, ये आपको याद, उनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, जिन्होंने जिनसे उन्होंने सीखा था मेडिटेशन, और उनके जो भी एक मॉन्क बनने के लिए क्या क्या चीजें जरूरत पड़ती है उसको उन्होंने बताया था। तो इसी वजह से रामकृष्ण जो मिशन है वो 1897 में वेस्ट बंगाल का एक जगह है बेलूर, बेलूर मठ है, वही पूरे वर्ल्ड का मेन हेड ऑफिस है, तो वहीं पर ये बना था। ठीक है, 1897 में। ठीक है, जो कि कोलकाता में हम कह सकते हैं, कोलकाता के आसपास ही है। ठीक है, तो रामकृष्ण मिशन जो है 1897 में बना था, और शिकागो का आपको ये दोनों ही याद रखने हैं। और इन्हीं के डेट ऑफ बर्थ में जो है 12 जनवरी का
डेट ऑफ बर्थ मतलब बर्थ डेट है, तो इसी वजह से इनको इसी दिन को हम क्या बोलते हैं, यूथ डे, नेशनल यूथ डे, क्योंकि उन्होंने यूथ को बहुत ज्यादा मोटिवेट किया था। ठीक है, और इनके इंस्पिरेशनल जो इनके कोटेशंस है ना, वो हम आज भी यूज करते हैं। नेक्स्ट, हु हैज बीन reappointed as the MD एंड सीईओ ऑफ आईडीबीआई बैंक। आपके ऑप्शन है संदीप बख्शी, अमिताभ चौधरी, दिनेश कुमार खारा या फिर राकेश शर्मा। क्या होगा आंसर? आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, राकेश शर्मा। देखिए, आईडीबीआई बैंक फाउंडेड 1964, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, और राकेश शर्मा फिर से रीअपॉइंट हुए आईडीबीआई बैंक के। ठीक है, अब बैंकिंग से मैं तो कुछ और क्वेश्चन से भी आपको बता देता हूँ। बैंकिंग में अगर मैं बात करूँ, जो हमारी बैंकिंग सिस्टम है, इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हम ऐड कर सकते हैं कि बैंकिंग में कुछ क्वेश्चंस आपके जो बहुत रिपीट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। जो फर्स्ट बैंक बना था, फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया, उसको कहते हैं बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो 1770 में बना था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। पर ये किसके अंडर में था? यूरोपियन गवर्नमेंट के अंडर में था। अगर मैं बात करूं कि ऐसी कोई बैंक है जो कि फुल्ली मैनेज्ड बाय द इंडियंस, तो हो गया पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, पीएनबी एक ऐसा बैंक है जो कि 1894 में बना, और पंजाब नेशनल बैंक एकमात्र बैंक है जो कि क्या है, फुल्ली मैनेज्ड बाय इंडियंस। ठीक है, इंडियन ने बनाया था। क्लियर है? तो आपको ये दोनों याद रखने हैं। साथ में आपको कुछ और क्वेश्चंस, जैसे कि आपका आरबीआई से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है, आरबीआई, अब उसको भी याद रखिए। आरबीआई से क्वेश्चन आता है। पहली बात है कि 1935 के अकॉर्डिंगली, मतलब एक कमिटी है, आपको इस कमिटी को याद रखना है। कमिटी का नाम है हिल्टन यंग कमिटी। तो इस कमिटी को याद रखना है, हिल्टन यंग कमिटी के द्वारा ये बना था। कौन सी कमिटी आपको इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको पूछ सकते हैं। 1935 में हिल्टन यंग कमिटी बनी, इसके थ्रू से आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना था। ठीक है? ठीक है, क्लियर हुआ? अब देखो कि ये सारी चीजें जो हैं, ये तो है ही, और साथ में और एक चीज आप देख सकते हैं कि ये तो आपका हिल्टन यंग हो गया, और दूसरी बात ये आ जाती है कि आरबीआई का नेशनलाइजेशन आपको पूछ सकते हैं। तो नेशनलाइजेशन अगर पूछे तो आपको याद रखना है, ये एक और क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है आपका 1949 में। ठीक है, नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई हुआ था, तो आपको ये याद रखना है। ठीक, तो बैंक के कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक है, आरबीआई का याद रखिए। ये सारे क्वेश्चंस दो मतलब रिपीटेड क्वेश्चंस है आपके, जो एपीएसएसबी या फिर आप जो भी एग्जाम्स दे रहे हैं, उन एग्जाम्स में ये आ सकते हैं। ठीक है, जैसे एसबीआई से भी आता है, एसबीआई का नेशनलाइजेशन 1955 में हुआ था, तो आप इसको भी याद रखिए। ठीक है, 1955 में हुआ था, जिसका नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया भी कहते हैं इसको। इंपीरियल बैंक था, एसबीआई का पहले नाम इंपीरियल बैंक था, और 1955 में ये नेशनलाइज हुआ था। तो आपको ये दो नेशनलाइजेशन याद रखने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। Who has been appointed as India's new ambassador to Israel? ऑप्शन से आपके जितेंद्र पाल सिंह, विक्रम मिस्त्री, तरनजीत सिंह संधू या फिर संजय वर्मा। ठीक है, एम्बेसडर इसराइल, इसराइल का एम्बेसडर कौन बने? तो आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा ऑप्शन ऑप्शन ए, जितेंद्र पाल सिंह। ठीक है, जितेंद्र पाल सिंह जो है, वो आपके क्या है, एम्बेसडर है। किसके एम्बेसडर है? इसराइल के। तो ये आपको याद रखने हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, हु हैज बिकम इंडियाज लीडिंग विकेट टेकर इन टी20। टी20 में सबसे लीडिंग विकेट टेकर कौन बना? ऑप्शन आपके भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, युजवेंद्र चहल। ठीक है, तो उसमें क्या है, विकेट जो टेकर बोला गया है, ठीक है, टी20 में, तो आपको बस कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इससे पहले भी हमने कुछ टी20 से और आईसीसी के जो हमने चैंपियनशिप है, उसमें हमने कुछ जो विनर्स के नाम हमने बताए थे, है ना। तो क्रिकेटर बेस्ट जो क्रिकेट टीम
जो है वो बताई थी, तो आपको वो सब याद रखने होंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। तो लीडिंग विकेट टेकर कौन है? तो आंसर होगा आपका अर्शदीप सिंह, ठीक है, वो बने थे विकेट टेकर, ठीक है, अर्शदीप सिंह जो है आंसर होगा। क्लियर? नेक्स्ट, which Indian brand has ranked as the most valuable in the brand finance global 500 500 रिपोर्ट 2025? तो इंडियन ब्रांड जो है वो क्या बना है मोस्ट वैल्यूएबल इन द ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500, ठीक है, रिपोर्ट 2025 में सबसे अच्छा मतलब ब्रांड बना है, ठीक है, ग्लोबल एक ब्रांड में से इंडियन ब्रांड जो है वो नंबर वन बना है। तो आंसर ऑप्शन क्या है आपके? टाटा ग्रुप, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंफोसिस, एचडीएफसी बैंक। आंसर क्या होगा? अगर आपको आंसर पता है, आंसर रिप्लाई दीजिए, ठीक है। तो देखिए जल्दी से, तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर है आपका टाटा ग्रुप, ठीक। टाटा ग्रुप जो है वो क्या है, इस साल का क्या बना है वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड 2025, ठीक है। सबसे नंबर वन क्या है आपका? एप्पल है, फिर माइक्रोसॉफ्ट आता है, और क्या है, जो इन टाटा का जो ग्रुप है, मतलब टाटा का जो पोजीशन है ग्लोबली 60 है। इंडिया में नंबर वन है टाटा, लेकिन अगर हम ओवरऑल ग्लोबली अगर बताएं तो इसमें 60 होगा, ठीक है। नंबर वन कौन है? नंबर वन एप्पल ब्रांड है, दूसरा माइक्रोसॉफ्ट है नंबर टू में। तो आप इसको याद रखिए कि अगर ग्लोबली बात करें तो उसमें एप्पल है, लेकिन इंडिया में बात करें तो होगा वो टाटा, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट, who became the first Indian American and Hindu second lady of the United States? ओके, फर्स्ट इंडियन अमेरिकन और हिंदू सेकंड लेडी यूएस की। ओके, ऑप्शन है आपके कमला हैरिस, निकी हेली, उषा वेंस, या फिर तुलसी गबार्ड। आंसर्स? आंसर क्या होगा? आंसर देखिए, इसका आंसर होगा उषा वेंस होगा, ठीक है। ये बनी है उसकी जो हस्बैंड है जेडी वेंस, ये अभी यूएस के वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है। तो इसीलिए वो क्या बनी है? फर्स्ट इंडियन अमेरिकन एंड हिंदू सेकंड लेडी। क्लियर? समझ में आया? चलिए नेक्स्ट आते हैं। अ, पराक्रम दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच फ्रीडम फाइटर? ऑप्शन से भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, अशफाकुल्ला खान, या चंद्रशेखर आजाद। पराक्रम दिवस जो कि हर साल मनाया जाता है, कौन से फ्रीडम फाइटर के अ, जो डेट ऑफ बर्थ है उनके हिसाब से ये नाम रखा गया है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका सुभाष चंद्र बोस। क्लियर है? एससी बोस। ओके, अब देखिए पराक्रम जो दिवस है 23 जनवरी हर साल मनाया जाता है 2025 में। देखिएगा सुभाष चंद्र बोस, अच्छा, 23 जनवरी 2025 को सुभाष चंद्र बोस जो है वो हर साल ही मनाते हैं। 23 जनवरी को क्या है, उनका जन्म हुआ था, और इसी दिन से पराक्रम दिवस मनाया गया है। उनका इस साल का 128th बर्थ एनिवर्सरी ये रह चुका है। क्लियर है? 128th बर्थ एनिवर्सरी रह चुका है। अगर इसमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दी जाए, तो जैसे कि अगर हम बात करें इंडियन नेशनल आर्मी की, आईएनए बनाया गया था 1942 में, ठीक है, 1942 में बनाया गया था आईएनए। और आईएनए को फिर बाद में क्या नाम पड़ा? इसी का नाम पड़ गया आजाद हिंद फौज, जो कि 1943 में बना था। तो इन दोनों को याद रखिएगा। आईएनए जो है कैप्टन मोहन सिंह ने बनाया था, ठीक है, कैप्टन मोहन सिंह। ठीक है, बाद में क्या हुआ, हैंड ओवर कर दिया सुभाष चंद्र बोस को, तब से उसका नाम चेंज हो गया और आजाद हिंद फौज बना, और 1943 में बनाई, ठीक। तो ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, हु रिसेंटली टुक ओथ एज द चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट? ओके, चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, अच्छा ठीक है। ऑप्शन से आपके मनोज मिश्रा, देवेंद्र कुमार उपाध्याय,
सी संजय करोल, डी रवि मलिमल। क्या होगा आंसर इसका? जल्दी से बताइए अगर आपको पता है तो। आंसर क्या होगा? देवेंद्र कुमार उपाध्याय। ठीक है, देवेंद्र कुमार उपाध्याय। अच्छा पहले इसको देख लेते हैं, थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। चलिए देखिए। हाँ बी होगा, गुड। बी होगा आंसर। ठीक है, अब देखिए, ये देवेंद्र कुमार उपाध्याय जो कि अभी रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। तो आर्टिकल 214 टू 231 पार्ट 6 में ये हाई कोर्ट मेंशन्ड है। ठीक है, डील विद दी, जस्ट अ सेकंड, अब देखिए। ओके, तो ये क्या है? डील्स विद द हाई कोर्ट प्रोसीजर्स, पावर्स, जुरिस्डिक्शन एटसेट्रा। तो आर्टिकल 214 से लेकर 231 पार्ट 6 में हमारा हाई कोर्ट मेंशन्ड है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए। ठीक है, इससे पहले एक हमने करवाए थे, क्या करवाया था हमने? हाँ, सुप्रीम कोर्ट का भी करवाया था। ठीक है, उसके बारे में भी उन्हें बताया था। तो सुप्रीम कोर्ट का अगर पूछा जाए तो उसका आर्टिकल क्या होगा? आर्टिकल 124 है। ठीक है, आर्टिकल 124 में, क्योंकि यहाँ पर देखिए, आर्टिकल 214, देयर शैल बी हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट। 214। ठीक है, तो आपको ये याद रखने हैं, आर्टिकल्स आपको इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिसेंटली टीसीएल में भी आपके आर्टिकल्स पूछे गए हैं। टेन्योर ऑफ द जज कितना है? एज क्या? 62 ईयर्स है। एट प्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट कितने हैं? 25 है। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास हाई कोर्ट, ओल्डेस्ट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, स्टैब्लिश 1862। इसको याद रखिएगा। थ्री प्रेसिडेंसीज थे। ठीक है, तीन प्रेसिडेंसीज थे, कौन कौन से आपके? कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास। तो जब भी कोर्ट बने, या फिर आपके यूनिवर्सिटीज या आपके मेडिकल कॉलेजेस जो भी आपके बनाए गए थे, तो इन सब को क्या हुआ कि इवन बैंक भी, जो बैंक बना था, तो उन तीनों बैंक भी आपके कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास में ही बनते थे, क्योंकि ये तीनों प्रेसिडेंसी सिटीज बोला जाता था, मेन इंपॉर्टेंट सिटीज बोलते थे। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट आते हैं, हु वन मेंस सिंगल टाइटल एट 2025 इंडिया ओपन। ठीक है, ऑप्शंस देखिए क्या है? विक्टर एकलसन, गो सी फी, नूर इजुद्दीन, या नन। क्या होगा आंसर? आंसर होगा आपका विक्टर एकलसन होगा। ठीक है, ऑप्शन क्या है? विक्टर एकलसन है। देखिए, ऑप्शन ए, 2025 इंडिया ओपन बैडमिंटन में जीते थे, होस्ट सिटी था न्यू दिल्ली। और मेन सिंगल्स में जीते थे विक्टर एकलसन, जो डेनमार्क के हैं। और वुमेन जो है उसमें जीती थी एन सियोंग, जो कि साउथ कोरिया की है। ठीक है, एन सियोंग जो कि साउथ कोरिया की है। नेक्स्ट आते हैं, वेयर वाज द फ्लैमिंगो फेस्टिवल 2025 रिसेंटली सेलिब्रेटेड? ठीक है, ऑप्शन से आपके, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका। आंसर क्या होगा? आंसर है आपका ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश में हुआ था। ठीक है, ये फ्लैमिंगो फेस्टिवल 2025 आपके, ऑप्शंस देख लेते हैं। देखिए, सॉरी, जो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आंसर बी है आपका, आंध्र प्रदेश में सेलिब्रेटेड टू प्रोटेक्ट पुलिकॉट लेक एंड नेपाल पुट्टू, सॉरी नेलापुट्टू बर्ड सेंचुरी। ठीक है, तो ये दो है, पुलिकॉट लेक है और आपका नेलापट्टू जो बर्ड सेंचुरी है उसको बचाने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, अदर फेस्टिवल्स क्या है? उगाड़ी, अटला, तड्डे, फ्लामिंगो, त्यागराजा, और ये सारे क्या है आपके फेस्टिवल्स हैं। ठीक है, लेकिन फ्लैमिंगो फेस्टिवल आपको याद रखना है, क्योंकि ये दूसरे एग्जाम से भी आ चुका है ऐसे क्वेश्चंस। तो फ्लैमिंगो आपको आ सकता है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ये अरुणाचल प्रदेश में
बनाया जाता है, क्योंकि ये बर्ड जो है वो एंडेंजर्ड है, तो इनको सेफ गार्ड टू प्रोटेक्ट दिस बर्ड्स, ठीक है, इसीलिए। नेक्स्ट, हु बिकेम सॉरी हु बिकेम द 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स? ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप, जो बिडेन, कमला हैरिस, रो डिसेंटिस। तो इसको तो हम डायरेक्ट फोटो ही दिखाएंगे, ये है हमारे, है ना। तो ये आपके क्या है, डोनाल्ड ट्रंप जो है प्रेसिडेंट बने हैं रिसेंटली, अभी जनवरी 2025 में इनको ऑफिस इन्होंने फिर से कैप्चर कर लिया है। पॉलिटिकल पार्टी क्या नाम, क्या रिपब्लिकन पार्टी है। और जो आपका कैपिटल है वो है वॉशिंगटन डीसी है, ठीक। तो इसको याद रखिएगा थोड़ा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चंस में आपके बुक्स एंड ऑथर्स की बहुत इंपॉर्टेंस है, और ऐसे बुक्स जो कि रिसेंटली कोई अ, अ, ऐसा इंपॉर्टेंट मैटर हुआ है वर्ल्ड में, तो उसके रिगार्डिंग कोई बुक्स अगर लॉन्च हो रही है, तो उस बुक का जो नाम है या राइटर है, स्पेशली जो बुक का नाम है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि इसराइल और पैलेस्टाइन का जो एक बहुत झगड़ा हो रहा था, मतलब जो वॉर अभी भी चल रहा है, तो उसके रिगार्डिंग एक बुक लिखा है, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, अ हिस्ट्री, ठीक है। तो अभी क्या क्या पूछा गया है कि भाई ये किसने लिखा है, पंकज मिश्रा, सलमान रुश्दी, विक्रम सेठ, अरुंधति रॉय। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन आपका ए, पंकज मिश्रा ने ये बुक लिखा है। कुछ इस तरीके से है बुक का नाम, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, ठीक है, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, ऐसा है कुछ, समझ में? नेक्स्ट टाइम, चलिए, व्हेन वाज द सेवेंथ पे कमीशन इम्प्लीमेंटेड? कह रहा है जो हमारे हर साल सब हमारे पे कमीशन बनते हैं, तो सेवेंथ पे कमीशन जो है कब बना था? क्योंकि आपको पता ही होगा पे कमीशन क्या होता है, कि वो उसकी सैलरी बढ़ती है या कम होती है, जो भी है आपकी सैलरी कितनी बढ़नी चाहिए, उसके रिगार्डिंग फाइनेंस सेक्रेटरी जो है वो आपका कमीशंस बिठाता है, जिसमें पे कमीशंस बिठता है कि कितना बढ़ना चाहिए, कितना जनरली पे कमीशन में पैसे बढ़ते हैं आपके, जो सैलरी है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट वालों की होती है, फिर उसको स्टेट में भेजा जाता है। अब स्टेट गवर्नमेंट इस तरीके से अपनी सैलरी बढ़ाना चाहती है, बढ़ा सकती है, ठीक है। अब पे कमीशन में ये पूछा गया है कि भाई ये सेवेंथ पे कमीशन कब लॉन्च हुआ था, इंप्लीमेंट कब किया गया था? ऑप्शंस आपके हैं, 1 जुलाई 2017, 1 अप्रैल 2015, 1 जनवरी 2016, या फिर ऑप्शन आपका डी, 1 मार्च 2018। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है, 1 जनवरी 2016 में। ओके, सेवेंथ पे कमीशन जो है 2016 में चेयरमैन थे जस्टिस अशोक कुमार माथुर, ठीक है। अब ये न्यूज में क्यों है, कैबिनेट अप्रूव्ड एट पे कमीशन विल बी इम्प्लीमेंटेड 2026। एट पे कमीशन एक्सपेक्टेड बेसिक पे जो है, तो इसीलिए जो भी आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स आपके सामने हैं, जल्दी से आप कोशिश कीजिए उसको फोकस करके पूरा एकदम बढ़िया से तैयारी करके कर लीजिए, क्योंकि अभी पे कमीशंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो आपको जो भी पोस्ट मिल रहा है, आप कोशिश कीजिए कि उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करने का। अगर नहीं होता है तो फिर कोशिश कीजिए, कोई बात नहीं, एक बार में नहीं होता है तो। लेकिन अगर आपका टारगेट यही है, गवर्नमेंट एग्जाम से, तो आप देख सकते हैं कि सैलरी कितनी बढ़ रही है, ठीक है ना। तो इसी वजह से आपको मतलब एक तो जॉब, एक है ऐसा जॉब है जो कि आपकी जॉब सिक्योरिटी भी है गवर्नमेंट में, तो इसीलिए आप कोशिश कीजिए उसको, ठीक है। तो एट पे कमीशन जो है 2026 से लागू होगा, चालू होगा, और उससे पहले क्या 2016 में सेवेंथ पे कमीशन ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। एट पे कमीशन भी आ चुका है, तो अभी मतलब 2026 में आने वाला है, तो इम्प्लीमेंट होगा। उससे पहले सेवेंथ पे कमीशन का जो है वो चल रहा है, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, सॉरी, वाई विच कंपनी बिल्ट द सेकेंड मल्टी पर्पस वेसल उत्कर्ष? ठीक है, तो उत्कर्ष जो है, क्या पूछा गया है, ये मल्टीपर्पज वेसल है उत्कर्ष, ये किसने बनाया? ठीक है, ऑप्शन से आपके कोचिन शिपयार्ड, ऑप्शन बी एल एन टी, ऑप्शन सी मैजगांव डॉक शिप बिल्डर्स, या फिर ऑप्शन डी हिंदुस्तान शिपयार्ड।
आप लोग साथ साथ आंसर भी करते रहिए। अगर आपको लगता है कि ये आंसर है, गलत हो कोई बात नहीं, पर आंसर्स करने का एक वो होना चाहिए कि आपको आंसर्स कर रहे हैं, तो उससे आपको खुद भी धीरे धीरे अगर पढ़ने का मन करेगा कि मैं करंट अफेयर्स थोड़ा सा और भी खुद फाइंड आउट करूँ, थोड़ा रिसर्च और करूँ। ठीक है, तो ये क्या है, उत्कर्ष है। उत्कर्ष जो है वो किसने बनाया था? ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, एल एन टी, लार्सन एंड टर्बो, इन्होंने बनाया था। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो ये है आपका उत्कर्ष है। देखिए, लॉन्च्ड एट द, किस कहाँ पता, कटुपल्ली चेन्नई में, फर्स्ट मल्टीपर्पज वेसल नेम्ड समर्थक। पहला मल्टीपर्पज जो था उसका नाम था समर्थक, बिल्ट बाय एल एन टी। ठीक है, ये उत्कर्ष जो है किसने बनाया? एल एन टी ने बनाया, याद रहेगा आपको। चलिए नेक्स्ट। विच स्टेट हैज लॉन्च द पार्थ योजना इनिशिएटिव? ठीक है, पार्थ योजना इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया है? तो जो आपके इनिशिएटिव्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको याद रखिएगा। ऑप्शन है आपके उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात। ठीक है, तो पार्थ योजना इनिशिएटिव किसने बनाया है? ऑप्शन आपके आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। ठीक है, देखिए, पार्थ योजना पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग, पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग, ठीक है, एंड हुनर। ठीक है, ये है आपका पूरा फुल फॉर्म पार्थ का। तो लॉन्च्ड बाय एमपी चीफ मिनिस्टर, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है मोहन यादव, उन्होंने लॉन्च किया है। एम टू ऑफर प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग टू द यूथ हु वांट टू ज्वाइन इंडियन आर्मी और पुलिस, जो पहले पुलिस और आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए गए हैं। ठीक है, तो उनके लिए इसका नाम रखा गया पार्थ योजना। इसमें पुलिस और इंडियन आर्मी के लिए क्या होगा? आपका ट्रेनिंग होगा। ठीक है, नेक्स्ट चले। व्हेन इज प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? ऑप्शन है आपके 9 जनवरी, 10 जनवरी, 15 जनवरी, 25 जनवरी। क्या होगा आंसर? ये तो आपको बहुत सिंपल सा है। आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका 9 जनवरी। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस, या फिर आपका क्या होता है, एनआरआई डे हो जाता है, इसको एनआरआई डे भी बोलते हैं, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ये क्या है आपके, एम के गांधी, मोहन मोहन दास करमचंद गांधी जो है, एम के गांधी, वो इंडिया में आते हैं। एम के गांधी फाइनली इंडिया को रिटर्न होते हैं, और रिटर्न होते हैं कब? 9 जनवरी को। ठीक है, 9 जनवरी 1915 को फाइनली वो इंडिया को फाइनल रिटर्न होती है। तो इसी वजह से उनको क्या बोला जाता है, इस दिन को प्रवासी भारतीय दिवस या फिर एनआरआई डे भी बोला जाता है। क्लियर है? समझ में आया? तो इसके कुछ देख लेते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी 2015 को ये एक्चुअली हुआ था। तो एम के गांधी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका। ठीक है, थीम 2025 का क्या था? डायस्पोरा कंट्रीब्यूशन टू विकसित भारत। ठीक है, आपको थीम, अगर इसके थीम इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं आएंगे, पर क्या है कि आपको अगर याद नहीं रहता है सब, कुछ कुछ चीजें को आपको याद रखने पड़ेंगे, जैसे कि आपके एनवायरनमेंट वाला जो पार्ट है, अर्थ डे है ये, वाटर डे है, ये सब चीजों के आपके जो होते हैं, जैसे आपका 1 दिसंबर एच आई वी एड्स डे। तो ये सारे चीजें के आपके कुछ कुछ चीजें जो हैं वो आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उसमें आपके क्वेश्चंस पूछते हैं, थीम पूछे जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि इनके इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको बस, अब बस डेट याद रखिए तो भी चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट। हु लॉन्च पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 इनिशिएटिव? ओके, चलिए, क्या बोला गया है? हु लॉन्च पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 इनिशिएटिव, किसने लॉन्च किया था? ऑप्शन है आपके मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, नीति आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, या फिर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। ठीक है, तो पंचायत से पार्लियामेंट 2.0, आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, गुड, ऑप्शन डी होगा आपका
जिसमें नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। तो ये पंचायत से पार्लियामेंट, आपकी जो इनिशिएटिव्स हैं, पॉलिसीज हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आप उनको याद रखिएगा थोड़ा, ठीक है। देखिए आंसर डी में देखिए क्या, एम टू एम्पावर इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम ट्राइबल कम्युनिटीज। ठीक है, तो देखिए ये आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। लॉन्च्ड बाय नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एनसीडब्ल्यू एंड लोकसभा सेक्रेटेरिएट इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ठीक है, तो पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 ये लॉन्च किया गया है बाय दी, क्या है, किसने किया था, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने। ठीक है, और लोकसभा सेक्रेटेरिएट इनके कोलैबोरेशन से मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने ये लॉन्च किया। इसका एम क्या है, टारगेट क्या है, टू एम्पावर इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेड फ्रॉम ट्राइबल कम्युनिटीज। ठीक है, आपको पता ही होगा लोकसभा में 106 अमेंडमेंट हुआ था अभी रिसेंटली, है ना, अमेंडमेंट हुआ था, उसमें क्या बताया गया है कि 1/3 जो वुमेन है उनका वुमेन पार्टिसिपेशन रहेगा, इसीलिए ये सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए आपको क्वेश्चंस कैसे दिए जा रहे हैं, क्वेश्चन के मतलब भी समझने होंगे कि क्यों दिए गए हैं। तो रिसेंटली वो जो 106 अमेंडमेंट बोला गया था, उसमें 1/3 पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन लोकसभा, ये बोला गया है, एंड अदर लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, वहां पर 1/3 जो वुमेन है उनके पार्टिसिपेशन को बताया गया है, इंपॉर्टेंस दी गई है। तो इसी वजह से ये पंचायत से पार्लियामेंट, नेशनल कमीशन और वुमेन ने बताया गया, और इसमें जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, है ना, जो ट्राइबल जैसे नॉर्थ ईस्ट हो गया, वहां से उसको पार्टिसिपेशन के लिए थोड़ा मोटिवेशन कोई बोल सकते हैं, ठीक है, उनको आगे आने के लिए बोला गया है, इसीलिए लॉन्च किया गया। नेक्स्ट चले, चलिए, व्हाट टाइप ऑफ वायरस इज ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, HMPV, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। कह रहा है कि, क्वेश्चन पूछा गया है कि ये कौन से टाइप का वायरस है, DNA वायरस, RNA वायरस, रेट्रो वायरस, या फिर बैक्टीरियोफज। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन आपका बी, RNA वायरस है ये। ठीक है, बैक्टीरियोफज नहीं होगा, बैक्टीरियोफज एक्चुअली क्या हो जाता है कि वो अ, वैसे बैक्टीरिया है, वो T4 बैक्टीरिया बोलते हैं, ये अच्छे गुड बैक्टीरिया बोला जाता है। ठीक है, रेट्रो वायरस, DNA RNA, ये वायरस खतरनाक होते हैं। ठीक है, रेप्लिकेट भी करते हैं बहुत जल्दी, मतलब, हाँ ठीक है, बिल्कुल बी होगा आंसर। अब देखिए इसमें क्या है, ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, HMPV, और HMPV जो स्पेलिंग में थोड़ा सा, मतलब जो स्मॉल लेटर है, एक ही बात है, नेगेटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस रिसेंटली सीन इन न्यूज, यहाँ पर है, इंडियन आफ्टर चाइना, सिम्टम्स कॉमन कोल्ड अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। आपको याद होगा कि एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली बताया गया था, आफ्टर 2020 कोरोना जो था, कोरोना के टाइम पर उस वक्त जो हमारे वायरसेस जो खत्म तो हो गया है, हमने वैक्सीनेटेड हो गए हैं या फिर जो भी है, तो हमारे कई तरह के प्रॉब्लम्स तो सॉल्व हो गए हैं, लेकिन ये वायरस जो है वो कहीं ना कहीं फिर से रेप्लिकेट करेगा, और फिर से ये कुछ ना कुछ फॉर्म में आएगा। तो वही है, फिर से वही है, चाइना, इंडिया, चाइना के बाद ही ये ऐसी खबर आई है कि ये HMPV वायरस जो आ रहा है, और इसमें कॉमन कोल्ड हो रहे हैं, कुछ रेस्पिरेटरी, मतलब जो अपनी वो सांस लेते हैं, उसमें क्या हो जाता है कि आपके इन्फेक्शंस हो रहे हैं, जिससे जो आपका रेस्पिरेशन है उसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स आपके दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, CRPF में के अभी हेड कौन बने, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ऐसे क्वेश्चन आपको खूब पूछे जाएंगे। ठीक है, अब मान के चलिए ये क्वेश्चन जो है वो आता ही आएगा, एक क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, तो CRPF के हेड कौन बन चुके हैं, ऑप्शन से आपके, सुबोध कुमार जायसवाल, कुलदीप सिंह, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, या फिर रजनीश सेठ। जिनको आंसर्स पता है आंसर्स बताते रहिए। ओके, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर, एकदम ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह है। ठीक है, तो ये हो गए आपके आंसर सी, CRPF जो कि फाउंडेड इन 1939 में था, हुआ था। ठीक है, ये इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आता है, किसमें, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, क्लियर है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आता है। तो ये है आपके CRPF के न्यू हेड या न्यू चीफ। तो आज के लिए लास्ट क्वेश्चन ये है कि हु रिलीज्ड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट December 2024।
ठीक है। वर्ल्ड बैंक, आरबीआई, सॉरी, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, या फिर नीति आयोग। तो क्या क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट दिसंबर 2024 का किसने बनाया है? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका आरबीआई ने। ठीक है, आरबीआई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट बनाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, आंसर बी है आपका। हाइलाइट्स क्या है इसके? ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो एनपीओ, एनपीएस रेशियो ऑफ इंडियन बैंक्स हैज डिक्लाइन टू 2.6%। जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर फिजिकल ईयर 2024-25। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आरबीआई दिसंबर 30, 2024, बिल्कुल एकदम सही। 6.6% है। ठीक है, तो क्या है? 6.6%, आपको याद रखना है। इस बार जो ग्रोथ रेट है, जीडीपी है, वो 6.6% है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ठीक है, मैं थोड़ा सा हट जाऊँ क्या? दिख रहा है? ये है। ठीक है, वो एक्चुअली नहीं दिख रहा होगा आपको, इसीलिए थोड़ा सा मैं हट जाता हूँ। अगर आपको दिख रहा है तो ठीक है। तो 6.6% है। क्लियर है? समझ में आया? तो ये सारे हुए आज के हमारे कुछ क्वेश्चंस। और इसमें क्या है कि हमने स्टैटिक भी ऐड किए, कि कुछ कुछ क्वेश्चन जो है ना आपके बुक्स, ऑथर्स जो है वो तो आपके करंट अफेयर्स में भी आते हैं, पर कभी अभी हम नेक्स्ट जो क्लास में, और ये क्लास हम आपको रेगुलर बेसिस पे कर देंगे, जो कि अ, हर दिन ही आपका ये करंट अफेयर्स का क्लास रहेगा। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। जो मंडे वेडनेसडे फ्राइडे जो है, उसके अकॉर्डिंगली 11 to 12 ये आपका करंट अफेयर्स का क्लास, जो कि आज का है वैसे रहेगा। मतलब कल जो करंट अफेयर्स का क्लास होगा वो 9 to 10 होगा। ठीक है, 9 से 10 बजे आपका करंट अफेयर्स का क्लास होगा। ठीक है, तो आपका जो टीटीएस है, मतलब ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे में 9 to 10, मतलब ऑल्टरनेट डेज जो है उसके अकॉर्डिंगली होगा। पहला जो है आज जैसे कि आपका 11 से 12 है, कल होगा फिर 9 से 10। फिर नेक्स्ट दिन कब होगा? मतलब आपका फ्राइडे को जो होगा फिर 11 to 12 होगा। तो इस तरीके से चलता रहेगा। ठीक है, समझ आया? मैं फिर से बताता हूँ, एक बार मैं बता यहाँ लिख देता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपका MWF है, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे है, तो आपका जैसे आज क्या है, आज वेडनेसडे है, तो आज का क्लास हो गया आपका 11 to 12। ये आपका टाइमिंग रहेगा। ठीक है, और अगर हम बात करें कि दूसरे क्लास की, कि टीटीएस में, मतलब ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, इसका जो टाइमिंग है वो 9 to 10 AM रहेगा। ठीक है, जिन स्टूडेंट का जो ऑफलाइन क्लासेस जो हमारे कर रहे हैं, या फिर ऑनलाइन का क्लासेस अगर है कि इस टाइम पे क्लास रहते हैं, तो रिकॉर्डेड भी मिल जाएंगे, आप रिकॉर्ड भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको कोई भी सजेशंस देने हैं, कुछ भी एडवाइस देना है, या फिर कोई भी ऐसा लगता है कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मुझे बता सकते हैं मैसेजेस में। बाद में आपको वो देख लूंगा। अ, मैं आपको फिर बाद में को रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी, कुछ ही मतलब कुछ भी क्वेश्चन के, कोई कोई भी क्वेश्चन है उसके आपके लग रहा है कि मुझे इसके इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और कोई भी हेल्प चाहिए तो जितना भी हो सके मैं कोशिश करूंगा उनको सॉल्व करने का। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। कल हम फिर आएंगे 9 to 10। और जो बाकी जो क्वेश्चन हैं, जनवरी के ही हम अभी करंट अफेयर्स करवा रहे हैं। हम थोड़ा थोड़ा करवा रहे हैं इसी वजह से कि आपको समझ आए। ठीक है, और कल हम स्टैटिक, जैसे आज भी कुछ क्वेश्चंस थे, कल भी हम स्टैटिक कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो अब तक के लिए थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। कल मिलते हैं 9 to 10।